अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपना आज का लेसन शुरू कर लेते हैं। अमली तजवीद का हमारा 5वां लेसन है। इससे पिछले लेसन में हमने मखारिज शुरू किए थे और हमने पढ़ा था कि मखारिज जो हैं वो 5 मेन मखारिज हैं और उनमें से 2 हमने कर लिए थे। आज हम तीसरा मखरज जो कि लिसान है यानी कि ज़बान, उसको शुरू भी करेंगे और उसके जो पहले 2 मखारिज हैं यानी कि क़ाफ़ और काफ़ का मखरज, उनको हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अपना आज का लेसन शुरू कर लेते हैं। ये हमारे 5 मेन मखारिज हैं जो हम लास्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था अलजौफ यानी कि मुंह और हल्क का खाली हिस्सा। ये जो सारी एम्प्टी स्पेस नज़र आ रही है ये ब्लू और ग्रीन कलर की, ये हमारा जौफ कहलाता है यानी मुंह और हल्क का खाली हिस्सा। और इससे जो हरूफ अदा होते हैं वो हैं हरूफ मद्दा, और हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। लेकिन इनका जो मखरज है वो एक ही है और वो है जौफ, यानी कि जौफ में एक ही मखरज है और 3 हरूफ हैं। ठीक है, दूसरा हमने जो मखरज पढ़ा था वो हल्क था, और हल्क में हमने कहा था कि 3 मखारिज हैं लेकिन 6 हरूफ हैं। ठीक है, 3 मखारिज हैं और 6 हरूफ हैं। और सबसे जो नीचे वाला या अक्सल हल्क, सबसे दूर का हल्क, अक्सल हल्क, उससे हमजा और हा अदा होता है। वस्तल हल्क जिससे आइन और हा अदा होता है यानी कि दरमियाना हिस्सा हल्क का। और सबसे ऊपर वाला यानी कि अदनल हल्क जो कि सबसे ऊपर है या दांतों के सबसे करीब है, होंठों के सबसे करीब है, वो है अदनल हल्क और उससे गौइन और खा अदा होते हैं। तो ये हमारे 2 मेन मखारिज जौफ और हल्क कंप्लीट हो गए थे। आज हम अपना तीसरा मेन मखरज यानी कि अल-लिसान शुरू करेंगे। लिसान जो है वो ज़बान को कहते हैं यानी कि टंग। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा बड़ा मखरज है और ये वो मखरज है जिसमें से सबसे ज़्यादा मखारिज हैं, यानी ये मेन मखरज है, इसमें से जो आगे ब्रांचेस निकलती हैं मखारिज की वो सबसे ज़्यादा हैं और हरूफ भी सबसे ज़्यादा इसी मखरज में से निकलते हैं। ठीक है, तो ज़बान जो है उसको हम देख लेते हैं। हमने आज सिर्फ ज़बान के पहले 2 जो लेटर्स हैं वही करने हैं यानी कि क़ाफ़ और काफ़, लेकिन हमने आज ज़बान के स्ट्रक्चर को और उसके जो हिस्से हैं उसको थोड़ा सा समझना है, ताकि आगे जब हम ज़बान के बाकी पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, अक्सा लिसान, और फिर दरमियान वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, वसतल लिसान। ठीक है, मिडल ऑफ द टंग, ये आपका हो गया अक्सा लिसान। फर्दस्ट पार्ट ये आपका हो गया मिडल ऑफ द टंग, और ये आपका जो टिप ऑफ द टंग है जिसको कहते हैं तरफुल लिसान, तरफुल लिसान। ठीक है, तो ये आपके मेन 3 हिस्से हैं ज़बान के। इसके अलावा जो चौथा बड़ा हिस्सा है ज़बान का वो है हाफा। ठीक है, हाफा क्या होता है, हाफा कहते हैं ज़बान की करवट को या ज़बान की जो साइड है पूरी उसको। ठीक है, मसलन जैसे एक इसको अगर आप समझें जैसे एक तकिए का जो कवर होता है या तकिया होता है, तो उसकी जो साइड्स होती हैं सारी, ठीक है, जहाँ पे सिलाइयाँ होती हैं, वो जो सारी जगह होती है वो उसकी बाउंड्री होती है। तो उसी तरह अगर आप ज़बान को देखें तो ये जो इसकी आपको सारी बाउंड्री नज़र आ रही है इसको हाफा कहते हैं। ठीक है, तो अब जो हाफा लिसान है उसके 3 हिस्से हैं। ये जो हिस्सा है सबसे पीछे वाला इसको कहते हैं अक्सा हाफा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अक्सा हाफा। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, ये हाफा का पिछला हिस्सा हो गया यानी कि फर्देस्ट पार्ट ऑफ द साइड ऑफ द टंग, ज़बान की करवट का पिछला हिस्सा। ठीक है, और इससे आगे का जो हिस्सा है उसको, जो उससे आगे का हिस्सा है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है यानी कि हाफा का जो अगला हिस्सा है इसको कहते हैं अदना हाफा। ये जो मैंने ग्रीन कलर का हाईलाइट किया है ये आपका अदना हाफा है। ठीक है, तो पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, अक्सा हाफा, और ये जो आगे वाला हिस्सा है ये कहलाता है अदना हाफा। ठीक है, और जो तीसरा हिस्सा है हाफा का वो है मुंतहा हाफा। और मुंतहा हाफा क्या होता है, हाफा का बिल्कुल आखिरी किनारा, यानी कि ये जो जगह है ये है मुंतहा हाफा, जहाँ पे हाफा बिल्कुल एंड हो जाता है, आखिरी सिरा हाफा का जो है वो कहलाता है मुंतहा हाफा। ठीक है, मुंतहा का लफ्ज़ आप इंतहा से समझ सकते हैं, यानी जहाँ पे किसी चीज़ का बिल्कुल एंड हो जाता है, उससे आगे कोई भी चीज़ बाकी नहीं बचती, उसको कहते हैं मुंतहा, जैसे सिदरातुल मुंतहा। तो ये जो चीज़ है ये मुंतहा हाफा है। तो अब हमारे पास हाफा जो है उसके 3
जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये कहलाएगा अक्सा हाफा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। और उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का है ये है अदना हाफा, यानी कि ज़बान की करवट का अगला हिस्सा। और ये जो बिल्कुल इसका एंड है, जो बिल्कुल इसकी टिप है हाफा की, ये कहलाती है मुंतहा हाफा, ठीक है। इसको मुंतहा तरफुल लिसान भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर ज़बान की नोक की भी यही टिप बन रही है, ठीक है। तो मुंतहा हाफा, ये अदना हाफा और ये अक्सा हाफा, ठीक है। तो अभी आपने सिर्फ इन स्ट्रक्चर्स को समझना है, ताकि आगे जब हम इन में से निकलने वाले मखारिज को पढ़ें और तब हम जब बात करें कि ये लफ्ज़, ये हर्फ जो है ये अक्सा हाफा से निकल रहा है और ये अदना हाफा से, तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि हम कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं। इसको हम इस पिक्चर में भी देख लेते हैं। इसमें सिर्फ अरबी में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले ये जो आपका जज़रुल लिसान है, यानी कि ज़बान की जड़, जज़रुल लिसान यानी कि ज़बान की जड़, जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है। और उसके बाद जो ज़बान का यानी मुंह के अंदर जो आपको ज़बान नज़र आती है, ये तो ज़बान की जड़ हो गई जहाँ से ज़बान जुड़ी हुई है। और अक्सर लिसान क्या है, जो कि ज़बान का पिछला वाला हिस्सा है। और फिर वसतल लिसान, जो ज़बान का दरमियान का हिस्सा है। और फिर तरफुल लिसान, यानी कि ज़बान की नोक, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे हाफा पे। तो ये जो पूरा एरोज लगे हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के एरोज, ये पूरा का पूरा हाफा है। इसमें यहाँ से लेकर ये जो पूरा एरिया है ये आपका अक्सा हाफा कहलाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका अक्सा हाफा है। और इससे आगे वाला जो है वो आपका अदना हाफा है। और फिर उससे आगे जो आ जाएगा वो आपका मुंतहा हाफा, यानी हाफा का आखिरी किनारा, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का है ये आपका अदना हाफा है। और फिर जो बिल्कुल एंड पे है, टिप पे, वो आपका मुंतहा हाफा है, यानी जहाँ पे आपका हाफा बिल्कुल एंड हो जाता है, ये, ठीक है। तो ये आपका मुंतहा हाफा है। तो ये इतनी मुश्किल टर्म्स नहीं है, इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे हम इनको पढ़ते जाएंगे तो हमें ये याद होती जाएंगी, नहीं तो हम उर्दू में तो इसको बता ही सकते हैं इंशाअल्लाह। तो अब हम अपने ज़बान से निकलने वाले जो मखारिज हैं, यानी लिसान से निकलने वाले जो मखारिज हैं, उनको स्टार्ट करने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें हम देखते हैं कि ज़बान से, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा मखारिज जो हैं वो ज़बान से निकलते हैं और सबसे ज़्यादा हरूफ जो हैं वो भी ज़बान से निकलते हैं। तो ज़बान में टोटल 10 मखारिज हैं, 10 मखारिज हैं, और इससे 18 हरूफ यानी कि 18 हरूफ इससे निकलते हैं। और इसके जो मखारिज हैं उसको दो मेन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक वो हैं जो ज़बान की नोक के अलावा हैं, ठीक है, यानी नोक से पीछे पीछे से जो मखारिज निकलते हैं, जिनको हम गैर तर्फ भी कह सकते हैं, क्योंकि तर्फ ज़बान की नोक को कहते हैं, तरफुल लिसान, ठीक है। तो गैर तर्फ जो मखारिज हैं, यानी कि ज़बान की नोक के अलावा, तो ये 5 मखारिज हैं और इनसे 7 हरूफ निकलते हैं, ठीक है। ज़बान की नोक के अलावा 5 मखारिज और 7 हरूफ। और इस तरह ही जो तरफुल लिसान है, यानी कि जो ज़बान की नोक है, उससे भी 5 ही मखारिज निकलते हैं, लेकिन उससे 11 हरूफ निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम ये मखारिज पढ़ते जाएंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला याद करते जाएंगे कि कौन कौन से मखारिज ज़बान से अदा होते हैं। तो आज जो हमने मखरज करना है वो है अक्सर लिसान का। अक्सर लिसान कौन सा हिस्सा है ज़बान का, आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा कि ज़बान का जो सबसे पिछला हिस्सा है उसको कहते हैं अक्सर लिसान, यानी कि जो हल्क के करीब है और होंठों से दूर है। होंठों से दूर है इसलिए उसको क्या कहते हैं, अक्सा लिसान। और अक्सा लिसान जो है उसमें 2 मखरज हैं। अक्सा लिसान में कितने मखरज हैं, 2 मखरज हैं, और 2 ही इससे हरूफ निकलते हैं। और वो 2 हरूफ कौन से हैं, क़ाफ और काफ, क़ाफ और काफ, ठीक है। यानी कि क़ाफ का मखरज अलग है और काफ का मखरज अलग है, लेकिन दोनों मखारिज कहाँ पाए जाते हैं, अक्सा लिसान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं लेटर क़ाफ का मखरज। क़ाफ जो है उसका मखरज क्या है, अक्सा लिसान ऊपर नरम तालू के साथ जब लगती है तो क़ाफ अदा होता है, ठीक है। तो ये आपकी अक्सा लिसान है, यानी कि ज़बान का सबसे पिछला हिस्सा, और ये ऊपर नरम तालू है जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो आगे आपको
येलो से कलर में नज़र आ रहा है ये आपका हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट नहीं है। नरम तालू का क्या मतलब हुआ? सॉफ्ट पैलेट यानी कि जो गोश्त का बना हुआ है, और ये जो है ये आपका हार्ड पैलेट है जिसमें हड्डी है, ठीक है, ये हार्ड पैलेट है। तो जो कॉफ है उसके लिए अक्सा लिसान जो है वो ऊपर नरम तालू से यानी कि सॉफ्ट पैलेट से लगेगी, अक्सा लिसान नरम तालू के साथ, ठीक है, फर्दर्स्ट पार्ट ऑफ द टंग विद सॉफ्ट पैलेट। तो ये आपका काफ का मखरज है, ठीक है। अक्सा लिसान मा हनकुल लहमी, हनक कहते हैं पैलेट को, और लहमी मतलब गोश्त का, हनकुल लहमी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मखरज लेटर काफ का। काफ जो है वो भी अक्सा लिसान से ही अदा होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम ज़बान में देखें तो अक्सा लिसान में ही इसका मखरज है, लेकिन काफ के मखरज से थोड़ा सा आगे होंठों की जानिब, ठीक है। यहाँ पे हमने काफ का मखरज देखा था, ठीक है, यहाँ ऊपर नरम तालू के साथ काफ लग रहा था, लेकिन अब हम उससे थोड़ा सा आगे आ गए हैं, किसकी तरफ? होंठों की जानिब, यानी होंठों की डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे काफ के मखरज से किसका मखरज है? लेटर काफ का, ठीक है। काफ का जो मखरज है वो काफ के मखरज से थोड़ा सा आगे है, और अब ये जो अक्सा लिसान का हिस्सा है ये ऊपर कहाँ लगेगा? हार्ड पैलेट से यानी कि सख्त तालू के साथ, ठीक है। तो ये जहाँ पे नरम और सख्त तालू मिल रहे होते हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो है ऊपर अक्सा लिसान लगती है तो लेटर काफ अदा होता है। तो काफ का मखरज क्या है? अक्सा लिसान काफ के मखरज से थोड़ा सा आगे होंठों की जानिब सख्त तालू के साथ लगेगी तो काफ अदा होगा। फर्दर्स्ट पार्ट ऑफ द टंग विद अपर हार्ड पैलेट। अक्सा लिसान मआ हनकल लहमी वल अज़मी, यानी कि लहमी यानी कि गोश्त का, और अज़मी यानी कि हड्डी का, ठीक है, इज़ाम कहते हैं हड्डियों को, वल अज़मी यानी कि जहाँ पे नरम और सख्त तालू मिल रहे हैं एक तरह से उसकी जो मर्जिंग लाइन है वहाँ से काफ अदा होता है, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ सख्त तालू कह देंगे तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। तो ये आपका लेटर काफ का मखरज हो गया। ये दोनों ही लेटर्स अक्सा लिसान से निकलते हैं और इन दोनों का अलग अलग मखरज है। तो अक्सा लिसान में 2 मखारिज हैं और 2 हरूफ हैं। अब हम क़ाफ और काफ का थोड़ा सा मुआजना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और इनका कंपैरिजन करने के लिए मखरज के अलावा एक और चीज़ जो थोड़ी सी हमें देखनी पड़ेगी वो है इन दोनों लेटर्स की सिफ़ात, ठीक है। सिफ़ात क्या होती हैं इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हर लेटर के साथ आपको बताना चाहूँगी, इसलिए कि किसी भी हर्फ के अंदर कुछ सिफ़ात पाई जाती हैं और उसकी जो हर्फ की सही अदायगी है वो तभी हो सकती है जब हमें उसकी सही सिफ़ात का पता हो और हम उन सिफ़ात का ख्याल रखते हुए उस हर्फ की अदायगी करें, ठीक है। तो एक जो सिफत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो क्या है? हर्फ का मोटा या बारीक होना, ठीक है, और आपको याद होगा कि हमने क़ाफ को मोटे लेटर्स की लिस्ट में पढ़ा था। क़ाफ जो है वो मोटा हर्फ है, तो ये इसकी एक सिफत है। क़ाफ में क्या सिफत पाई जाती है कि ये मोटा पढ़ा जाता है, जबकि काफ जो है वो बारीक पढ़ा जाता है। तो इसी तरह से इनकी कुछ और सिफात हैं, और उनमें से जो 2 मेन चीज़ें होती हैं वो होती है किसी भी हर्फ की अदायगी में आवाज़ का चलना या रुक जाना और सांस का चलना या रुक जाना, ठीक है। मसलन जैसे हम देखते हैं लेटर सीन को, तो अब इसमें जो आवाज़ है वो जारी रहती है, कैसे? अस, ठीक है, इसकी आवाज़ चलती रहती है। लेकिन जैसे ये क़ाफ है, दाल है, इनकी आवाज़ चल नहीं सकती, ठीक है, आप इनको कंटिन्यू चला नहीं सकते, तो इनकी कुछ हरूफ जो है उनकी आवाज़ रुक जाती है, ठीक है। तो क़ाफ और काफ दोनों में ही आवाज़ जो है वो रुक जाती है, इनकी आवाज़ जारी नहीं रहती, यानी कि जब ये साकिन होते हैं तो हम इनकी आवाज़ को चला नहीं सकते, जैसे हम सीन की या अज़्ज़ा की आवाज़ को कंटिन्यू रखते हैं, जारी रख सकते हैं, उस तरह से क़ाफ और काफ की आवाज़ें जो हैं वो चल नहीं सकती, वो रुक जाती हैं क्योंकि मखरज बंद हो जाता है, ठीक है। तो एक सिफत तो ये हो गई, इन दोनों की जो आवाज़ है वो रुक जाती है, ठीक है। दूसरी जो सिफत होती है हरूफ में वो होती है सांस का, अदायगी के दौरान सांस का खुलकर जारी रहना या सांस का रुक जाना, ठीक है। कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनमें सांस जो है वो खुल के साथ बाहर निकलती है, जैसे अभी हमने सीन को देखा, अस अस, तो अगर आप अपने मुंह के आगे हाथ रखेंगे आपको बाकायदा हवा हाथ पे महसूस होगी। इसका क्या मतलब है कि इसकी अदायगी के दौरान
सांस जो है वो जारी रहता है, सांस खुलकर बाहर निकलता है। वैसे तो हर हर्फ की अदायगी में ही सांस थोड़ा बहुत बाहर निकलता है, क्योंकि जो भी हम हर्फ बोलते हैं वो हम तभी बोल सकते हैं जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है कि सांस खुल के हर्फ की आवाज़ के साथ बाहर निकलता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आवाज़ के अंदर एक कमज़ोरी पैदा हो जाती है, ठीक है। तो अब सांस के चलने के लिहाज से अगर हम देखें तो जो काफ है उसमें तो सांस जारी रहती है, यानी कि सांस चलती है, लेकिन काफ में सांस रुक जाती है, इसमें सांस नहीं चलती, ठीक है। तो इन सिफात को हम बाद में डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने जो मेन चीज़ देखनी है वो क्या है कि इन दोनों की आवाज़ एक तो चलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब ये साकिन होंगे तो हमने इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसमें काफ में सांस जारी रहता है। इसका मतलब है कि जब काफ साकिन होगा ख़ास तौर पर तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि सांस जारी रहे, अक अक, ठीक है। तो ये जो काफ की अदायगी के बाद सांस बाहर आ रहा है, ये इसकी सिफत लाजमी सिफत है और इसको आपने लाजमी इसकी अदायगी में ख्याल रखना है, ठीक है। अक, तो जब मुतहरिक होता है काफ तब भी सांस चलता है, लेकिन वो हमें इतना महसूस नहीं होता। साकिन काफ जब आप पढ़ेंगे अक अक, तो उसमें साथ सांस बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये तो आपकी काफ की सिफात हो गई, और काफ जो है उसमें एक एक्स्ट्रा सिफत और पाई जाती है जो कि है कलकला की सिफत। कलकला में क्या होता है कि आवाज़ जो है वो उछल जाती है, ठीक है, क्योंकि आवाज़ जारी नहीं रह पाती। तो काफ में तो हम सांस को चलाते हैं अक, तो काफ की आवाज़ जो है वो सांस के साथ आ जाती है, लेकिन काफ जो है इसमें आवाज़ भी रुक जाती है, सांस भी रुक जाता है। तो फिर आवाज़ हमें कैसे आती है? जब हम मखरज से हटते हैं तब हमें आवाज़ उछल के आती है, अको अको अको। तो ये जो इसकी सिफत है कि ये इसकी आवाज़ उछल जाती है, इसको कहते हैं कलकला, और ये कुछ और लेटर्स में भी पाई जाती है जिसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हमने अब जब इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इन सिफात का हमने ख्याल रखना है। इस स्लाइड में अगर आप देखें तो इन दोनों की जो अदायगी है उसमें जो मेन फ़र्क है, एक तो मखरज का है कि जो क़ाफ का मखरज थोड़ा सा पीछे है अक्सा लिसान में, जबकि काफ का मखरज थोड़ा सा आगे है, ठीक है। दूसरा, जो अगर आप ज़बान की पोजीशन को देखें तो क्योंकि क़ाफ मोटा लेटर है तो ज़बान की जड़ जो है वो ऊपर उठी हुई है, ठीक है। ज़बान की जड़ ऊपर उठी हुई है तालू की तरफ, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि दरमियान से ज़बान नीचे चली गई है। इसमें अगर आप ज़बान के दरमियान वाले हिस्से को देखें और इसमें ज़बान के दरमियान के हिस्से को देखें तो आप वाज़ेह तौर पे फ़र्क महसूस कर सकते हैं। इसमें ज़बान की जड़ के ऊपर होने की वजह से हल्क जो है वो उसकी जगह तंग हो गई है, ये जगह आपको तंग नज़र आ रही है, जबकि ये जो है ये खुली हुई जगह है, ठीक है। ये तंग, यहाँ पे हल्क तंग नहीं हुआ क्योंकि काफ बारीक लेटर है। तो काफ की अदायगी में वो जो हमने किसी भी हर्फ को मोटा करने के लिए सारे स्टेप्स पढ़े थे वो सारे के सारे होंगे, यानी कि हल्क तंग हो जाएगा और ज़बान दरमियान से नीचे जाएगी, और आवाज़ की जो डायरेक्शन है वो फिर किस तरफ हो जाएगी? मुंह की छत की तरफ, यानी आवाज़ में एक गूंज पैदा हो जाएगी, क़ा कू क़ी, ठीक है। तो ये क्योंकि मोटा लेटर है तो इसमें आवाज़ की जो डायरेक्शन है वो मुंह की छत की तरफ होगी, वहाँ से आवाज़ टकराएगी, ठीक है। जबकि काफ की अदायगी में आवाज़ सीधी मुंह से बाहर की तरफ जाएगी। अब हम इन लेटर्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं लेटर क़ाफ को, क़ा क़ू क़ी अक़ो, क़ा क़ू क़ी अक़ो, क़ाल क़ाल यक़ूलु यक़ूलु, क़ील क़ील। बाज़ लोग बारीक वाले काफ को बिल्कुल बारीक कर देते हैं, यानी ज़ेर के साथ जो काफ आता है उसको बिल्कुल बारीक कर देते हैं, क्योंकि ज़ेर है तो हमने इसको मोटा नहीं पढ़ना, और फिर वो उसको काफ के बजाय काफ के मखरज से पढ़ देते हैं, यानी कि कीला कीला। तो ये कीला नहीं है, ये क्या है? क़ी क़ी। आपने इसके मखरज का ख्याल रखना है, आपने इसको अक्सा लिसान में पीछे से अदा करना है और ऊपर नरम तालू से ही लगाना है, यानी इसकी आवाज़ फिर भी क़ी ही आएगी, की नहीं आएगी, ठीक है। क़ी की, इनमें फ़र्क है, तो आपने इसको क़ी ही पढ़ना है। ऑल्दो के ज़ेर के साथ बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है इसको कि ये क़ीला ऐसे बन जाए और ज़ेर जो है उसकी वो मजहूल हो जाए, लेकिन मखरज का आपने ख्याल रखना है, क़ी, ठीक है। फ़रक़ना
فرقنا. اب یہ جو قاف ساکن ہے اس پر کیا ہوگا؟ اس پر قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے، آواز جو ہے وہ اچھل جائے گی. قلقلہ جو ہے وہ ہمیں کب کرنا ہے؟ قاف پہ جب وہ ساکن حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، متحرک کاف پہ قلقلہ نہیں ہوتا، حرکت والے کاف پہ. اب ہم کاف کو دیکھ لیتے ہیں. کا، کو، کی، اک، اک. ٹھیک ہے، اس میں کیونکہ سانس جاری رہتا ہے، جب آپ مخرج سے کاف کے ہٹیں گے تو سانس باہر نکلے گا. اک، اک. ٹھیک ہے، کا، کو، کی، اک. کا، کو، کی، اک. کتم، کتم. کفارا، کفارا. الکتاب، الکتاب. یکفرون، یکفرون. تھوڑی سی ہم ان کی مزید پریکٹس کرتے ہیں. یہ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھ کے گروپ میں سینڈ کرنا ہے. پہلے ہم قاف کو دیکھ لیتے ہیں. اقو، اقررتم، اقررتم. قاف ساکن ہے، اس پہ قلقلہ ہوگا. اقو، اقترب، اقترب. اقو، اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اقو، اقتلوا، اقتلوا. قا، قدیر، قدیر. قی، قردة، قردة. حرکات کو لمبا نہیں کرنا، اس کو قرادة نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ قردہ. ساری حرکات ہیں، چھوٹا چھوٹا پڑھیں گے، کوئی بھی حرف مدہ نہیں ہے. قردة. قو، قلنا، قلنا. قا، قالوا، قالوا. اس میں آپ فیل کریں کہ آواز جو ہے وہ منہ کی چھت کی طرف جا رہی ہے، منہ کی چھت سے اوپر والے پیلٹ سے ٹکرا رہی ہے. قا، قا. قالوا. قی، قیل، قیل. ٹھیک ہے، اس کو قیلا نہیں کرنا، لام پہ صرف زبر ہے. قو، قولوا، قولوا. اب ہم پڑھتے ہیں کاف کو. کاف باریک لیٹر ہے اور اس میں سانس چلتا ہے، تو اس کو آپ نے لائٹ پڑھنا ہے. قا، قا، قا ایسے موٹا کر کے نہیں پڑھنا. اک، اکثرتم، اکثرهم، اکثرهم، اکثرهم. اک، اکراہہن، اکراہہن. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ را تو موٹا ہوگا کیونکہ اس پہ کھڑی زبر ہے، لیکن باقی لیٹرز کو موٹا نہیں کرنا. اک، اکریہا، اکریہا. کا، کمثلی، کمثلی. کی، کبرہو، کبرہو. کو، کنتم، کنتم. کا. اب یہ جو کا ہے اس کو آپ نے موٹا نہیں کرنا، قا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کئی دفعہ باریک لیٹر کا جو الف ہے ہم موٹا کر دیتے ہیں. کافرین، قا نہیں ہے، کیا ہے؟ کا. کا. زبان جو ہے وہ راحت کی حالت میں ہونی چاہیے، منہ آپ کا کھلا ہوا ہونا چاہیے. اگر آپ منہ کو پورا نہیں کھولیں گے اور زبان کو کہیں سے اوپر اٹھائیں گے تو یہ کا ایسے ہو جائے گا. تو یہ الف آپ نے باریک پڑھنا ہے. کا، کانو، کانو. کی، نکیری، نکیری. کو، کونو، کونو. الحمدللہ یہاں تک ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد ہم سورۃ الکہف کی آیات پر اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.